तो देखिए यहाँ पर हमारी बात हो चुकी थी कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 5 के बारे में, सॉरी 4 के बारे में। और जहां पर हमने बताया था कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 से मैट्रिक्स में जाते हैं और वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन आयन होते हैं जो मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, और उन सबके एक्यूमुलेशन से फॉर्मेशन हो जाती है जी वाटर मॉलिक्यूल्स। अब यहीं पर हमारे पास देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 5। यहीं पर हमारे पास क्या होता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर 5 प्रेजेंट होता है, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर 5 में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर F0 और F1 पार्टिकल। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ F0 और F1 पार्टिकल, यहाँ पर F0 और F1 पार्टिकल्स होते हैं। इस सेक्शन को हम थोड़ा सा यहाँ पर जूम करके देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन बच्चों। तो जैसा कि मेरे पास यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन है और ये मेरे पास यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन है, तो इनर मेम्ब्रेन में आप लोगों ने देखा कि इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टल की फॉर्म में होती है, और यहाँ पर मेरे पास इधर में क्या प्रेजेंट है जी, मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मैट्रिक्स। इस सेक्शन को थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग जूम कर लेते हैं। ये इनर मेम्ब्रेन हो गई हमारे पास, और यहाँ पर ये मेरे पास है बच्चों इधर में आउटर मेम्ब्रेन। ओके, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या देखा कि यहीं पर हमारे पास प्रेजेंट थे ऑक्सीजोम्स। भाई यहीं पर तो ऑक्सीजोम थे इस मेम्ब्रेन के ऊपर ही, जो हमने बताया आप लोगों को, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर है। और इन्हीं के कारण जब एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स के अंदर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था, एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिसके कारण क्या था कि हमारे यहाँ पर ये इनर मेम्ब्रेन जो है, इससे हाइड्रोजन निकल करके यहाँ पहुंच रहे थे, टू हाइड्रोजन एटम, टू हाइड्रोजन एटम। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चों, हाइड्रोजन पहुंच रहे थे आउटर मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, हमारे पास क्या हो जी, हाइड्रोजन पहुंच रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन के अंदर पहुंच रहे हैं। यही तो हो रहा था, बिल्कुल सही बात है। अब ये जो मेरे पास इनर मेम्ब्रेन होती है, इसी इनर मेम्ब्रेन के अंदर देखते हैं कि ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, है ना, ये हमारे पास हेड होता है, हमारे पास बेस होता है, और इसी के अंदर से यहाँ पर प्रेजेंट है अपने पास F0 पार्टिकल, और यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होता है F1 पार्टिकल बच्चों। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे कि मेरे पास ये वाली तो हो गई आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, और यहाँ पर प्रेजेंट है मैट्रिक्स। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मैट्रिक्स, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन एंड इट इज आउटर मेम्ब्रेन। ये मेरे पास इधर में आउटर मेम्ब्रेन है। तो एक चीज तो हमने क्या देखी कि एक तरफ क्या हो गया, अब हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कैसी हो गई बच्चों, ज्यादा हो गई, जिसके कारण क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की फॉर्मेशन होती है कि अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा, यानी बाहर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन, और मैट्रिक्स के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या हो गई जी, कम हो गई। सो द ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगा। इसका मतलब कि जो हाइड्रोजन आयन यहाँ पर प्रेजेंट है, वो पक्की बात है यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, वो पक्की बात है कि यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। F1 जो होता है हमारे पास काम करता है एटीपेज एंजाइम की तरह। देखिए क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पर एक तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, दूसरी यहां से क्या होता है, फोर्थ कॉम्प्लेक्स के बाद जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो एक सक्शन पंप भी बनता है, जिसके कारण हाइड्रोजन आयन मेरे पास यहां से निकलते हैं F0 पार्टिकल, जो उसको सक्शन पंप को क्रिएट कर रहा है एक तरीके से, और इनको असिस्ट कर रहा है निकलने में। और जब वो F1 सेक्शन से बाहर निकलते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि उसी समय हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आ रहे हैं, तो यहां पर बेसिकली एनर्जी रिलीज होती है बच्चों। यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और उसी एनर्जी के कारण हम लोग क्या देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है आल्सो एडीपी और प्लस में आईपी। ये मिलकर के फॉर्म करते हैं एटीपी मॉलिक्यूल्स, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बच्चों। तो इसी वजह से हम देखते हैं इसको ऑक्सीडेशन के बाद में यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहलाता है।
फॉस्फोरिलेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ एटी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो यहाँ पर प्रेजेंट था, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। हम लोग यहाँ पर इसको बोलते हैं बच्चे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ये देखिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हो चुका है, और जब सारे स्टेप्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम देखते हैं कि टोटल हमारे पास कितना एटीपी मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ है बच्चों। क्या क्या हमारे पास इनपुट था और क्या क्या हमारे पास आउटपुट आया है, और उसको हम पढ़ते हैं अंडर द टॉपिक द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। हम लोग पढ़ते हैं बच्चे इसको द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट के अंदर में। ठीक है, अब देखिए क्या होता है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट के अंदर। तो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में हम देखते हैं बेसिकली इट इज पॉसिबल टू मेक कैलकुलेशन ऑफ द, ये रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट से आइडिया लगता है कि नेट गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल। भाई स्टार्टिंग में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल यूटिलाइज हुआ था, तो टोटल कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स हमारे पास फॉर्मेशन होते हैं। लेकिन रियलिटी में हम देखते हैं, ये एक थियोरेटिकल एक्सरसाइज है, बट इसका एक हम एजम्पशंस निकालते हैं। इसके अंदर देखो सीक्वेंस में कुछ कुछ स्टेप्स हुए, जैसे कि हमारे पास सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है, फिर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है, फिर टीसीए साइकिल होती है, फिर ईटीएस पाथवे होता है, और ये सारी प्रोसेस एक के बाद एक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में देखो क्या बना था, एनएडीएच बना था, जो ट्रांसफर हुआ था माइटोकॉन्ड्रिया में अंडर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। वहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी इंटरमीडिएट इस पाथवे में यूटिलाइज नहीं हुआ था तो सिंथेसाइज एनी अदर कंपाउंड, only glucose is being respired, no other alternative substrates are entering in this pathway at any intermediate stages। तो निकालना बहुत ही आसान है हमारे पास। देखिए सबसे पहले अपने पास देखिए कौन कौन से स्टेप्स थे। स्टेप नंबर 1 ग्लाइकोलाइसिस। ठीक, अब हमारे पास हम देखेंगे कितने तो एटीपी मॉलिक्यूल्स बने थे, या तो एटीपी बन रहे हैं हमारे पास, या फिर बन रहे हैं क्या जी, या फिर बन रहे हैं मेरे पास FADH2 या फिर NADH2 बन रहे। और यहां लिखता हूं मैं नेट गेन जो हुआ है। चलिए, तो स्टेप नंबर 1 ग्लाइकोलाइसिस में हमने देखा कि हमारे पास यूटिलाइज हुआ था बच्चों किस चीज का जी, एटीपी हमारे पास कितने बने थे। इस स्टेप के अंदर हमारे पास हमने देखा फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप में तो एटीपी यूटिलाइज हुए थे, लेकिन लास्ट के 2 स्टेप में हमारे पास एटीपी यहां पर क्या हुआ जी बनते हैं। तो टोटल 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बने ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक है, इस दौरान हम लोग क्या देखते हैं और क्या मिला था हमारे को मिले थे NADH2। याद करिए ग्लाइकोलाइसिस में, ठीक है जी, 2 NADH2 हमारे पास, यानी कि हमारे पास आप ये देखिए कि एक NADH2 जो होता है वो 3 ATP के बराबर होता है, समझना इस बात को। और मेरे को 2 NADH2 मिले थे, है ना। जब फोर्थ स्टेप में हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, GLAP में और DHAP में, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, जो एक दूसरे का आइसोमर थे। तो एक तरफ हमारे पास GLAP में हमने साइकिल चलाई थी जहां पर 2 NADH2 मिले थे हमारे को बच्चों। अब एक NADH2 बराबर होता है 3 ATP के, तो यानी कि 2 × 3 = टोटल 6 ATP हमारे को यहाँ पर इसके अंदर मिले थे। ठीक है, तो इस हिसाब से जो नेट गेन हुआ 6 ATP है, 2 ATP, यानी कि 8 ATP मॉलिक्यूल्स मेरे को मिले। भाई 2 साइकिल चली थी ना, तो हमारे पास 8 ATP तो यहां मिल गए। सेकेंड स्टेप में हुआ था डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड, इसमें हमारे पास एटीपी कुछ नहीं मिला था, लेकिन NADH2 हमारे पास फर्दर मिले थे हमारे को बच्चों। 2 NADH2 मिले थे यहां पर भी और यहां पर भी, इसका मतलब कि वो 6 ATP के बराबर है। तो यहां पर इस स्टेप में 6 ATP का यहां पर हमारे को गेन होता है बेटा। ठीक है जी, उसके बाद फिर हमारे पास थर्ड स्टेप में हुआ है क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल के अंदर हम लोगों ने देखा कि 2 ATP मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल हुई थी 2 ATP मॉलिक्यूल्स। 3 बने थे मेरे पास NADH2
और एक बना था मेरे पास FADH2। लेकिन ये एक पायरवेट के अंदर हो रहा है। अब सोचो दोनों पायरवेट में होगा तो क्या होगा जी, इंटू 2 कर देंगे हम लोग, यानी कि यहाँ पर एक के अंदर 3 और 2 साइकिल है तो 6 NADH2, यानी कि टोटल कितने हो गए जी 18 एटीपी, और एक FADH2 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है हमारे पास। ठीक है जी, तो यहां पर हमारे को टोटल कितने मिल जाते हैं जी 14 एटीपी मॉलिक्यूल्स, यानी कि टोटल आता है मेरे पास 24 एटीपी, सॉरी 4 एटीपी बेटा, है ना जी। एक है फिर दो है तो दो हमारे को मिलेंगे, तो वो 4 के बराबर हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर हम अब यहाँ पर टोटल करते हैं इसका, तो मैं देखता हूं कि टोटल 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। लेकिन इस 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट्स में हम लोग क्या देखते हैं कि 2 एटीपी मॉलिक्यूल तो यूटिलाइज हो जाते हैं किस चीज में, देखो ग्लाइकोलाइसिस मेरे पास कहां पर हो रही थी भाई, ग्लाइकोलाइसिस हो रही थी मेरे पास साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में जो प्रोडक्ट मिला NADH2, इसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पुश किया जाता है। इसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पुश करने में क्या हुआ, 2 एटीपी वहीं पर यूटिलाइज हो गए। तो यूज कितना हुआ जी हमारे पास, 2 एटीपी का यूटिलाइज हो गया, जिसकी वजह से 38 एटीपी में से 2 खत्म हो गए, तो हमारे पास जो नेट गेन आता है वो 36 का बचता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर शटल सिस्टम। तो इन NADH2 मॉलिक्यूल्स को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पुश करने के लिए हमारे पास प्रेजेंट होता है शटल सिस्टम बच्चों। अब मेरे पास यहां पर 2 शटल सिस्टम है, ये 2 टाइप्स के। मेरे पास यहां पर क्या है, 2 शटल सिस्टम है। सबसे पहला होता है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम। सबसे पहले है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम। अब देखिए समझना, ये है मेरे पास साइटोप्लाज्म, और यहां पर ये मेरे पास इधर में प्रेजेंट है, मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, प्रेजेंट है मेरे पास 2NADH2, ये पॉजिटिव मेरे पास प्रेजेंट है बच्चों यहां पर। अब जब ये ब्रेक डाउन होगा तो मेरे पास निकले 2, तो निकले NAD, और साथ में निकले 2 यहां पर आपके हाइड्रोजन आयन निकले, 2 हाइड्रोजन आयन निकले। ठीक है जी, और यहां पर ये हाइड्रोजन आयन जो है वो एंट्री मारते बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये यहां पर इन्होंने एंट्री मार ली। तो यहां पर एंट्री मारने के लिए हमारे पास एनर्जी यूटिलाइज हुई भाई। तो यहां पर एक मॉलिक्यूल ATP यहां पर यूटिलाइज हो गया इस काम को करने के लिए। दिस इज कॉल्ड द शटल सिस्टम। ठीक है, इसको हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, शटल सिस्टम बोलते हैं। और यहां पर पहुंचने के बाद फिर यहां पर क्या हुआ था, देखो जब ग्लाइकोलाइसिस से आगे के स्टेप में FADH2 और NADH2 बने, यही तो बन रहा है। तो कैसे बन रहा होगा, इन हाइड्रोजन को यूज कर लेगा कौन, FAD। भाई ये अटैच हो गया किसके साथ, FAD के साथ, और फॉर्मेशन कर जाता है FADH2 की। बहुत सिंपल सी बात है, जो बराबर होता है 2 ATP मॉलिक्यूल्स के। दूसरा शटल सिस्टम है मेरे पास, एक और शटल सिस्टम है यहां पर देखिए जी, वो कहलाता है मैलेट एस्पर्टेट शटल सिस्टम। दिस इज टर्म्ड एज मैलेट एस्पर्टेट शटल सिस्टम। अब जो मैलेट एस्पर्टेट शटल सिस्टम होता है उसके अंदर क्या होगा भैया, ये देखिए जी, ये फर्दर साइटोप्लाज्म, और ये है मेरे पास इधर में ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। यहां पर भी मेरे पास प्रेजेंट है NADH2, जो फर्दर टूट जाएगा किसके अंदर, NAD में, और हाइड्रोजन आयन के अंदर। ठीक है जी, ये भी टूट जाएगा मेरे पास कहां पर बच्चों, हाइड्रोजन आयन के अंदर। और ये अब एंट्री मार जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, 2s पॉजिटिव यहां पहुंच गया, और यहां पर इसको कौन यूटिलाइज करेगा, NAD प्लस में NAD, और क्या बना दिया जी यूज करके, NADH2, जो बराबर होता है 3 ATP के बेसिकली। तो एक ATP मेरा इधर यूटिलाइज हो गया। तो मैं देख रहा हूं कि मेरे पास 2 ATP यहां पर यूटिलाइज हो गए, तो 38 में से इसी वजह से जो नेट गेन होता है वो सिर्फ और सिर्फ 38 का
नहीं होता है। टोटल जो होता है हमारे पास नेट गेन जो होता है वो 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी का होता है बच्चों इस प्रोसेस के अंदर। सो दिस इज द बेसिकली रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। ये हमारे पास रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट आ जाती है। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं एम्फीबॉलिक पाथवे के बारे में। इसमें हम बात कर रहे हैं जो हमारे फेवरेबल सब्सटेंसेस है जिनका रेस्पिरेशन होता है उनको हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं। तो जो फेवरेबल सब्सटेंस थे या तो वो फैट था जिसका रेस्पिरेशन होना था, यानी फैट एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज हुआ है, या कार्बोहाइड्रेट यूज हुआ है, या फिर हमारे पास यहाँ पर प्रोटीन यूज हुआ है। अब कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास जो सब्सटेंस था बच्चों वो ग्लूकोज था जो हमने यूज किया था, और ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ था वहां पर हेक्सोकाइनेज एंजाइम की मदद से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। फिर वहां पर वो कन्वर्ट हुआ था फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट के अंदर, और देन वो कन्वर्ट हो गया था मेरे पास DHAP और GLAP में। DHAP मतलब कि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और GLAP ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और लास्ट में ये कन्वर्ट हो गया था मेरे पास किस चीज के अंदर, पायरविक एसिड के अंदर। और पायरविक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद, पायरविक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद ये कन्वर्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम ए में। ये कन्वर्ट हो गया मेरे पास एसिटिल कोएंजाइम ए के अंदर, और एसिटिल कोएंजाइम ए में अंदर एंट्री मारने के बाद ये पहुंचा था यहां पर मेरे पास क्रैब साइकिल। ये लास्ट में क्रैब साइकिल थी। क्रैब साइकिल में के बाद हमने यहाँ पर देखा कि इधर से CO2 निकला, उधर से H2O, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी है ऑलरेडी। तो ये काम होता था, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर प्रोटीन के बारे में, तो प्रोटीन मेरे पास यहाँ पर टूटा था बच्चों किस चीज के अंदर, अमाइनो एसिड के अंदर मैंने बताया था। और उसके बाद अमाइनो एसिड जो होता है इसका डीएमिनेशन होता है और सीधा सीधा ये कन्वर्ट हो जाता है पायरवेट में। यहां पर क्या होगा, डीएमिनेशन, और डीएमिनेशन के कारण क्या होता था जी, अमोनिया निकलता था। तो इसमें क्या हुआ, रिमूवल ऑफ अमोनी ग्रुप, अमीनो ग्रुप हो गया, और बचा क्या पीछे, पायरविक एसिड बच गया। ये इस तरीके से एंट्री मार रहा है हमारे पास रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर। अगर मैं बात करता हूँ फैट के अंदर, तो फैट कन्वर्ट होता है हमारे पास किसके अंदर भैया, फैट कन्वर्ट हो गया फैटी एसिड में, और ग्लिसरॉल में। अब ग्लिसरॉल कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, DHAP डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर, और DHAP फर्दर GLAP में कन्वर्ट होकर के इस तरीके से आगे बढ़ता है, ठीक है ना। और जो हमारे पास फैटी एसिड होते हैं, यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, इनका होता है जी यहाँ पर बीटा ऑक्सीडेशन। देयर इज अ बीटा ऑक्सीडेशन, जिसके कारण वो कन्वर्ट हो गया एसिटिल कोएंजाइम में, और इस तरीके से वो रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर एंट्री मारता है। तो बेसिकली देयर इज अ इंटर रिलेशनशिप अमंग मेटाबॉलिक पाथवे जो रेस्पिरेशन शो कर रहे हैं, मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का CO2 के अंदर और H2O के अंदर बच्चों। तो ग्लूकोज हमारा फेवर्ड सबस्ट्रेट था रेस्पिरेशन के लिए। ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स एंड यूजुअली फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बिफोर दे आर यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन। Other substrate can also be respire, but then they do not enter the respiratory pathway at the first step. वो क्या होते हैं, वो उनका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है जी, और देन उसके बाद डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की, वो डिफरेंट कंपाउंड्स की फॉर्म में वो रेस्पिरेटरी पाथवे में एंट्री मारते हैं। दिस इज कॉल्ड द एम्फीबॉलिक पाथवे। यही हमारा इधर में एम्फीबॉलिक पाथवे कहलाता है बच्चों। देखिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बच्चों रेस्पिरेटरी कोशेंट के बारे में। रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या होता है, रेस्पिरेटरी कोशेंट बेसिकली ये बताता है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम इन द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान कितना तो CO2 का वॉल्यूम इवॉल्व हुआ है और कितना O2 कंज्यूम हुआ है, उसी को हम रेस्पिरेटरी कोशेंट बोलते हैं, जिसका सीधा सीधा फार्मूला है हमारे पास RQ इज इक्वल टू, यानी कोई भी रेस्पिरेशन हुआ हो, किसी भी ना किसी चीज का तो रेस्पिरेशन हुआ होगा, तो उस रिएक्शन के दौरान वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व अपॉन में
वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, कितना CO2 इवॉल्व हुआ और कितना हमारे पास O2 कंज्यूम हुआ है बच्चों। सिंपल सिंपल फॉर्मूला। हम एक रिएक्शन करके देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अब जैसे हमारे पास सबसे पहली रिएक्शन है C6H12O6, ग्लूकोज का रेस्पिरेशन होता है जिसमें टोटल 6 O2 हमारे पास क्या हुए बच्चों, यूटिलाइज हो रहे थे। देन वी गेट 6 CO2 हमारे पास निकल रहे थे और 6 H2O निकल रहे थे और प्लस में हमारे को यहाँ पर एनर्जी मिली थी। बैलेंस कर देते हैं इस रिएक्शन को। अच्छा ऑलरेडी बैलेंस है। तो रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या होगा इसका, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, कितना CO2 इवॉल्व हो रहा है 6, वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, कितना कंज्यूम हो रहा है 6, यानी कि रेस्पिरेटरी कोशेंट आ गया जी मेरे पास यहाँ पर क्या बच्चों 1। वेरी सिंपल, वेरी। दूसरा एग्जांपल हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। मान लीजिए हम लोग इस बार फैट का ले लेते हैं। ये मैंने ग्लूकोज का लिया था, ठीक है। फैट का बहुत टाइप के फैट होते हैं हमारे पास। ये मैंने डायरेक्ट एक इक्वेशन ले रहा हूं जो आपकी एनसीईआरटी में भी है, C51H98O6। ये है बेसिकली ट्राईपामीटीन, ठीक है। ये हमारे पास ट्राईपामीटीन फैट है बेटा। अब यहाँ पर 145 ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गए। फैट का आपका रेस्पिरेशन होना थोड़ा सा टफ होता है ना, इतने इजीली नहीं होता है। देन व्हाट वी गेट 102 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इवॉल्व हुए, प्लस में 98 हमारे पास H2O और प्लस में एनर्जी। चलो जी रेस्पिरेटरी कोशेंट हम लोग निकालते हैं। अच्छा एक सेकेंड और, यहाँ पर मेरे पास इसके 2 मॉलिक्यूल है, नो इशू। तो रेस्पिरेटरी कोशेंट होगा फैट का 102 CO2 अपॉन में 145 O2। ये आएगा लगभग 0.7, यानी कि 1 से लेस है ना, 1 से कम होगा, लेस देन 1 आएगा। ग्लूकोज लिया था, फैट लिया था हम लोगों ने। इस तरीके से हम किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऑर्गेनिक एसिड ले लीजिए, हम निकालते हैं ऑर्गेनिक एसिड का रेस्पिरेटरी कोशेंट। अब ऑर्गेनिक एसिड है मेरे पास COOH की होल ट्वाइस के 2 मॉलिक्यूल है। ये है मेरे पास ऑक्जेलिक एसिड जो हमारा टमाटर में भी पाया जाता है ना, सोलनम लाइकोपर्सिकम में, है ना। कभी सॉस की बोतल पे देखना लिखा होता है ऑक्जेलेट। और यहाँ पर मिलता है मेरे पास 4 CO2 प्लस में 2 वाटर मॉलिक्यूल और प्लस में एनर्जी। तो देखो यहाँ पर RQ क्या होगा मेरे पास 4 अपॉन में 1, तो आंसर आएगा मेरे पास 4। तो इस तरीके से रेस्पिरेटरी कोशेंट निकाला जाता है। अगर नीट में कभी क्वेश्चन आते हैं तो नीट में क्या होता है, डाइट वैल्यूज पूछ लेते हैं या फिर आपसे पूछ लेंगे बताओ भाई बैलेंस डाइट का रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या होता है, राइस का क्या होता है, कैस्टर ऑयल का क्या होता है, उसका क्या होता है, या तीनों सब्सटेंस दे रखे हैं आपके पास, ग्लूकोज फैट ऑर्गेनिक है, इन तीनों के रेस्पिरेटरी कोशेंट ऊपर नीचे आपको मैच द फॉलोइंग करने, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। नाउ द चैप्टर सेलुलर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स is finished बच्चों।